नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको कहां निवेश करना चाहिए, अपने किस आर्थिक लक्ष्य के तहत आपको क्या निवेश का विकल्प चुनना चाहिए, ये तमाम बारीकियां हम आपको शो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज ऑन द शो। पीएफ पर 40 साल में सबसे कम ब्याज, टैक्स फ्री कमाई में पीपीएफ से बेहतर है बीपीएफ। जानिए कैसे आपके निवेश का चौथाई हिस्सा लगेगा शेयर बाजार में। ऑनलाइन म्यूचुअल फंड लेन देन के लिए अब जरूरी हुआ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जानिए कैसे करें एसडब्ल्यूपी, एसटीपी जैसे ट्रांजैक्शन। डेट फंड हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड, इन कैटेगरीज में से कैसे सावधानी से आप निवेश करें और ऐसे डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिनसे आपको बनाकर रखनी चाहिए दूरी। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े तमाम सवाल आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। आपको अपना सवाल हमारे एक व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स की 2 कैटेगरीज, चाहे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें या डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, मौजूदा हालात में आपको ऐसे कौन से फंड्स हैं इन कैटेगरीज में से जिनमें से आपको दूर रहना चाहिए, या फिलहाल अगर निवेश की रणनीति इनमें नहीं बनाई है तो आगे भी आपको नहीं बनानी है और क्यों आपको ऐसे करना चाहिए, हमें बताएंगे एटी मनी के COO संतोष नवलानी। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो बाजार में तो हम देख रहे हैं काफ़ी अस्थिरता है, लेकिन निवेशकों को थोड़ा सा आगाह करना ज़रूरी होता है और थोड़ा सा सतर्कता उनको बरतनी चाहिए, ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में आज हम उनको बताएंगे कि ऐसी कौन से फंड्स हैं इक्विटी और डेट में जिनसे उन्हें दूरी बनाए रखनी चाहिए, फिलहाल के लिए ही सही, क्योंकि बाजार की चाल में बदलाव होगा, उस तरह से निवेश रणनीति में भी आप आगे चल के शायद कोई बदलाव कर सकें। लेकिन मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो कुछ फंड्स से अगर आप दूरी बना के रखें तो बेहतर है। शुरुआत में करना चाहती हूं, एक इक्विटी का फंड लेते हैं और एक डेट का फंड लेते हैं। बताएं इक्विटी में कौन सा ऐसा पहला तरह का फंड होगा जिसमें से आपको लगता है कि निवेशक फिलहाल दूर रहें तो बेहतर है। कविता, कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जो हमेशा दूर रहना चाहिए, और चाहे मार्केट्स अच्छे हों चाहे मार्केट वोलेटाइल हों, तो मैं उसमें डिफरेंशिएट नहीं करूँगी इस टाइम पे आप कौन सी कैटेगरी से बाहर हैं, क्योंकि वो एक टाइमिंग का नज़रिया हो जाता है मार्केट को। तो अगर हम देखें कि कौन सी कैटेगरी से दूर रहना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा थीमेटिक फंड्स या सेक्टर फंड्स से हमेशा दूर रहें, ना कि अच्छे मार्केट में या खराब मार्केट में, बट हमेशा। क्योंकि थीमेटिक फंड्स और सेक्टर फंड्स का इम्पोर्टेंस ये है, इम्पोर्टेंस या लिमिटेशन ये है कि आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर टाइमिंग करना पड़ता है। आपको सोचना पड़ेगा कि जो सबसे अच्छा तरीका या सबसे अच्छा टाइम कब है इन्वेस्ट करने के लिए उस सेक्टर में, और ना कि इन्वेस्ट करने के लिए बट ऑल्सो अपनी एग्जिट या पैसा बेचने का टाइम ही पता होना चाहिए। सो हम एज इन्वेस्टर्स, बीट रिटेल और बीट एक्सपीरियंस्ड, हम लोग टाइमिंग हमेशा सोचते हैं कि हम कर सकते हैं बराबर, लेकिन कभी भी बराबर नहीं होता है टाइमिंग। आप 1 या 2 बार लाइफ में लक से टाइमिंग को सही कर लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है हमेशा लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप दूर रहेंगे सेम थीमेटिक और सेक्टर फंड से तो बेटर रहेगा। जबकि मार्केट में अभी काफी बोलचाल है कि आप बैंकिंग सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को ओवर लास्ट 2 ईयर्स, और जो कि मार्केट में जो रैली आई है, बैंक निफ्टी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और अभी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ने वाले हैं तो बैंक्स को फायदा पड़ेगा, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम उनकी बढ़ जाएगी। तो ये एक सुनने में
काफ़ी सिंपलिस्टिक ओपिनियन लगती है मार्केट में बैंकिंग सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये सही नहीं हो सकती है या हो भी सकती है, किसको पता नहीं है। तो अगर आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 30-35% इन लार्ज कैप में एक्सपोज़र लेता है या बैंकिंग सेक्टर को, या अगर आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा एक्सपोज़र बैंकिंग मिल जाता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सेक्टर फंड अलग से खरीदें बैंकिंग का। सो बैंकिंग का मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, ये फार्मा के भी एप्लीकेबल है, ये टेक्नोलॉजी के लिए भी एप्लीकेबल है, ये इंफ्रा के लिए भी एप्लीकेबल है। जितना आप दूर रहेंगे सेक्टर फंड से, उतना बेटर रहेगा आपके आपके पोर्टफोलियो के लिए। कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो अगर बाज़ार की चाल को समझते नहीं हैं या बाज़ार के कामकाज को समझते नहीं हैं, वो डाइवर्सिफाइड फंड्स में तो निवेश करते ही हैं, लेकिन साथ ही सेक्टर फंड्स में भी निवेश करते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं निवेश की डुप्लीकेशन हो जाती है और उनके पोर्टफोलियो में, जो कि डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए वो जोखिम कम करना चाहते हैं, वो उल्टा उनका जोखिम बढ़ जाता है। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली कविता आपने। अगर बैंकिंग सेक्टर ही में देख लूँ, तो निफ्टी में बैंकिंग का वेटेज ऑलमोस्ट 35-38% के आसपास है। तो अगर आप कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आपका 30% पैसा ऑट एज़ ऑफ नाउ ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में लगा होगा। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर फंड ऐड कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो अपना आप रिस्क पोर्टफोलियो में बढ़ा रहे हैं, ना कि घटा रहे हैं। ये चीज़ शायद हेल्थ केयर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज़ हेल्थ केयर का वेटेज शायद 6 से 8% है, या आईटी का 10 से 12% होगा, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है इस टाइम पे। लेकिन जब आप बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं सेक्टर फंड में, तो आप सेक्टोरल ओवरलैप या सेक्टोरल रिस्क तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन जो आप ऑलरेडी वेल रिप्रेजेंटेड सेक्टर्स हैं मार्केट में, ऑयल एंड गैस या बैंकिंग, तो वो सही नहीं होगा, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या डिस्क्रिशनरी, ये सही नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। आपने सही बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कैटेगरी होगी डेट की, जहां पर आप बताएं किस तरह के फंड से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में इक्विटी के लिए बताया कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो हमेशा आप दूर रहें तो बेटर होगा। आई वुड से कि क्रेडिट रिस्क फंड जो कैटेगरी है, आप उससे दूर तो नहीं, बट आप उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करें तो अच्छा होगा। क्योंकि आप जब आप एक एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग से आप अपने लोन लेते हैं, कोई बैंक से या एनबीएफसी से, तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करके आपको लोन देता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ही आपको लोन मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन रिजेक्ट किया जाता है बहुत बार, या आपको लोन कम मिलेगा कंपेयर टू जितना आपको लोन चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आप, शॉर्ट टर्म फंड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, तो उसमें एग्जैक्टली सेम तरीका फॉलो होता है कि अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो म्यूचुअल फंड कंपनी उसमें पैसा लगाएगी, अगर अच्छी नहीं होगी तो नहीं लगाएगी। लेकिन जब क्रेडिट रिस्क फंड का मामला आता है, तो फंड मैनेजर को अलाउड होता है कि वो रिस्क लेगा, वो ऐसी कंपनीज को लैंड करेगा जो शायद उतनी क्रेडिट वर्दी नहीं है जितनी कि एक ट्रिपल ए कॉर्पोरेट कंपनी होती है या पीएसयू होता है। तो क्रेडिट रिस्क फंड बाय डेफिनेशन इन्वेस्ट करते हैं इन पेपर्स जो कि रिस्की कंपनीज या ऐसी कंपनीज के पेपर्स होते हैं जो शायद डिफॉल्ट कर सकती है, या फिर उनकी प्रोफाइलिंग, फाइनेंशियल प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती है, या उनकी बिजनेस के अंदर उतनी विजिबिलिटी नहीं होती रेवेन्यू की जितनी होनी चाहिए। तो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर आप डेट फंड में क्रेडिट रिस्क ले रहे हैं, मतलब आप अपने डेट के पैसे पे रिटर्न चाहते हैं बहुत ज्यादा, आपको दिमाग में रखना है कि डेट में इन्वेस्ट किया जाता है टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल एंड अर्न थोड़ा सा रिटर्न ऑन इट। सो आप अगर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बीट कर देंगे तो आपका डेट इन्वेस्टमेंट अच्छा है। लेकिन अगर आप डेट से इक्विटी से रिटर्न्स कमाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ही वापस नहीं आता है इन कंपनीज में से वापस। जैसे कि हमने पिछले 3 साल में देखा है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 4 से 5 स्कीम्स बंद होनी पड़ी, उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने ऐसे फंड्स, ऐसे कंपनीज में पैसा लगाया था जो उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं थी और प्रोफाइल अच्छी नहीं। तो मार्केट जब 2020 में काफी गिरा था और क्रेडिट स्क्वीज होने के चांसेस थे, तो उस टाइम पे उन्होंने फंड बंद कर दिए, जबकि उन्होंने पैसा लुटाया है अभी बहुत सारे अपने इन्वेस्टर्स का। लेकिन
बहुत तकलीफ हुई इन्वेस्टर्स को अपने पैसे के वो ट्रैक करने में और पैसे को एक्सपेक्ट करने में वापस। तो ये वही तरीका है कि आपने डेट फंड में रिस्क लेने की कोशिश करी, जो कि सही तरीका नहीं होता पैसा मैनेज करने का। तो मैं कहूँगा कि आप क्रेडिट रिस्क फंड से हमेशा दूर रहें। कुछ फ़ायदा नहीं पड़ता 1 या 2% एक्स्ट्रा कमा के वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जब गिरेगा तो आपका 5-7% नुकसान भी हो सकता है। और डेट में अगर आपका नुकसान 5-7% हो जाता है, तो उसको रिकवर करने में सालों लग सकते हैं। वो इक्विटी ऐसा नहीं होता कि अगर आज 2-3% मार्केट गिर गया या 1 हफ्ते में आपका पोर्टफोलियो में 5% नुकसान चल रहा है, तो शायद 2 या 3 महीने में रिकवर भी हो सकता है। डेट में ऐसा नहीं होता। डेट में अगर आपका पैसा 4-5% से गिर गया, तो आपको रिकवर करने में 1 साल के ऊपर भी लग सकता है टू कम बैक टू द सेम स्टेज। मुझे ये समझाएं संतोष, क्योंकि देखिए एएमसीज और फंड हाउसेस का तो काम ही होता है फंड लॉन्च करना। अब जब वो इस तरह के फंड्स लॉन्च करते हैं तो क्या कहकर निवेशकों को कहते हैं कि आपको इनमें पैसे लगाने चाहिए? किस तरह के निवेशकों को? अगर इतना जोखिम है तो आपको सोच समझकर ही पैसे लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स, सो फंड मैनेजर्स और एसएबी के रेगुलेशन के हिसाब से तो काफी क्लियर है कविता, कि जब कोई फंड लॉन्च होता है तो कैटेगरी पक्की होनी चाहिए उस फंड की। जैसे कोई फंड लॉन्च करेगा क्रेडिट रिस्क फंड नया, तो बताएगा कि एक क्रेडिट रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करती है, जिसमें जोखिम लिया जाएगा। आई थिंक क्रेडिट रिस्क फंड्स के अंदर फंड मैनेजर को 65% ऑफ द एसेट्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन स्कीम, जो कि उतनी अच्छी क्रेडिट प्रोफाइलिंग नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो पता होता है पहले से ही निवेशकों को, या पता होना चाहिए जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी रिसर्च करके। लेकिन फंड मैनेजर टिपिकली ऐसे फंड्स लॉन्च करता है जो वो बिलीव करते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कमा के देंगे। लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम टिपिकली, हमारा लॉन्ग टर्म और फंड का लॉन्ग टर्म सेम नहीं होता। सो अगर हम बोलेंगे कि अगर फंड मैनेजर बोलेगा कि आपका 3 से 5 साल का होराइजन है, तो आप क्रेडिट रिस्क फंड में आइए, नहीं तो आप इन्वेस्ट मत करिए। लेकिन जब इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो पिछला परफॉर्मेंस देख के एक्साइट हो जाते हैं और शायद अपना शॉर्ट टर्म पैसा ऐसी कैटेगरी में लगा देते हैं जो कि सुटेबल नहीं है। जैसे वन ऑफ देम इज क्रेडिट रिस्क। मैं कहूंगा दो ऐसा करना उचित, कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो सबसे डिफिकल्टी होगी ज्यादा पैसा चुकाने में जो कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग जिसकी कम है। तो अगर आप क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में, तो आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करें तो शायद ठीक है, आपको अच्छी प्राइस पे पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर फैग एंड ऑफ दी राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल पे के टाइम पे आप इन्वेस्ट करें क्रेडिट रिस्क फंड में, तो शायद आपके पैसे को जोखिम ज्यादा हो सकता है। तो फंड मैनेजर ये सब रिस्क हाईलाइट करता है, लेकिन बहुत बार इन्वेस्टर ये रिस्क पढ़ते नहीं है और इसको इग्नोर करके सिर्फ रिटर्न्स को देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी इक्विटी में बताएं कौन सी है? सो सेक्टर फंड्स के बाद मैं कहूंगा कि जो कैटेगरी सूट नहीं करती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो मैं बोलूंगा वो है मल्टी कैप कैटेगरी, जो कि काफी पुरानी कैटेगरी है, लेकिन उसका ऑपरेट करने का तरीका चेंज हो गया है पिछले 4-5 महीनों में। तो पहले मल्टी कैप हुआ करता था कि एक फंड मैनेजर एक फ्लेक्सिबल तरीके से आपके पैसे को मैनेज करेगा अक्रॉस मार्केट कैप, जहां पे अपॉर्चुनिटी वहां पे इन्वेस्ट करेगा। और इनका बेंचमार्क हुआ करता था निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 को बीट करने के लिए टिपिकली 70-80% पैसा लार्ज कैप में लगाया जाता था, 15 से 20% मिड कैप में, और 10 से 12% स्मॉल कैप में, जो कि निफ्टी 500 का वेटेज है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री फीडबैक से और सेबी के रेगुलेशन से ये मॉडिफाई किया गया, और ये जो तरीका था पैसा मैनेज करने का वो फ्लेक्सी कैप फंड्स का हो गया। और मल्टी कैप की नई डेफिनेशन ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका 25% पैसा लार्ज कैप में भी होना चाहिए, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। इसका मतलब ये है कि मिड और स्मॉल कैप में आप हमेशा मिनिमम 25% एक्सपोज रहेंगे। मतलब आप अपने पैसा इसमें लगा रहे हैं तो आपका 50% पैसा हमेशा मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा रहेगा, जो कि मैं समझता हूँ हमेशा सही नहीं होता है मार्केट के हिसाब से। कभी कभी जब मार्केट बहुत बुल फेस में होता है तब मिड और स्मॉल कैप बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और जब भी मार्केट एक मंदी के इसमें होता है और बहुत वोलेटाइल होता है, तो सबसे पहले आपका नुकसान मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है। तो अगेन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करने का। तो जैसे मैंने सेक्टर फंड बताया कि रीजन ये है कि आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करिए क्योंकि आप टाइमिंग नहीं कर पाएंगे अपनी एंट्री और एग्जिट एकदम बराबर। आप अगर एंट्री टाइम कर लेंगे तो एग्जिट बराबर टाइम नहीं कर पाएंगे,
और अगर आपने एग्जिट बराबर टाइम पार नहीं किया तो आपका पैसा नहीं बनेगा। वैसे ही मल्टी कैप कैटेगरी है, अगर आपने मिड और स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में 50% ले लिए, जो कि सही टाइम नहीं था लेने का, तो आप अपने पैसे का अननेसेसरी नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो काम करता है, जो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कब मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोज़र बढ़ाना है, तभी वो बढ़ाएगा। तो वो बेटर कैटेगरी है रिप्लेसमेंट के लिए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी इन मल्टी कैप स्कीम्स। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बहुत खराब कैटेगरी है और बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करिए, जैसे मैं सेक्टर फंड के लिए बोल रहा हूँ। ये अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे 7, 10, 15 साल के लिए, तो शायद आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन आप अगर इसको 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, तो शायद आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं मना करूँगा कि ये इस कैटेगरी से रिटेल इन्वेस्टर दूर रहें। चलिए, आखिरी कैटेगरी डेट फंड्स में कौन सी होगी? अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे कविता डेट म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी का, तो आप नोटिस करेंगे कि शॉर्ट टर्म फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग इन पीएसयू, या फिर मैक्सिमम मीडियम टर्म फंड्स जो होते हैं, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इन इन 4 कैटेगरीज में आता है आपके लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स का। और फिर शॉर्ट टर्म के लिए एवरीबॉडी नोज ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन फंड्स होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो अगर आप रिटर्न और रिस्क को कंपेयर करेंगे, तो आप कभी भी मीडियम टर्म फंड्स के से आगे नहीं जाएंगे। और वन ऑफ द कैटेगरीज टू स्टे अवे इज लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, जो कि बाय डेफिनेशन इन्वेस्ट करते हैं पेपर्स में जो कि मिनिमम 5 से 7 साल के बाद मैच्योर होने वाले होते हैं। इनमें फंड मैनेजर टिपिकली क्रेडिट रिस्क को नहीं लेता है, तो वो अच्छी पेपर्स में ही पैसा लगाता है जिसकी रेटिंग अच्छी होती है। लेकिन 5 से 7 साल या उसके ऊपर के फंड्स में पैसे पेपर्स में इन्वेस्ट करते समय आपके पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, आरबीआई जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तभी आपकी बॉन्ड प्राइस जो होगी आपके पेपर्स की, लॉन्ग टर्म पेपर्स की, वो गिर जाएगी। और गिरेगी तो आपके पोर्टफोलियो में एक टेम्पररी नुकसान आएगा। और अगर उस टाइम पे आपको पैसा निकालना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स जो होते हैं, वो बाय मैंडेट अपनी एवरेज मैच्योरिटी 5 से 7 साल या ऊपर में मेंटेन करना जरूरी होता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि बहुत ही सरप्राइज रेट हाइक किया था आरबीआई ने मई में, और अभी जून में एक्सपेक्टेशन है कि फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। तो आप नोटिस करेंगे कि आपके जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, उनमें बहुत जल्दी से गिरावट आएगी। एक मार्क टू मार्केट लॉस होगा जिसको बोलते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इकोनॉमी में, तो बॉन्ड प्राइसेस करेक्ट होंगी। तो आप इन्वेस्टमेंट से अगेन दूर रहिए, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर को शायद पता नहीं चलेगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड है बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। तो जब घटते हैं इंटरेस्ट रेट, तो इनको बहुत फायदा भी पड़ता है बॉन्ड्स को आगे। लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसे फंड्स में रहिए जहां पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं हो, जैसे शॉर्ट टर्म फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। आप इनमें रहेंगे तो आपके पैसे का नुकसान शायद उतना नहीं होगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, जितना कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स में होगा। चलिए, तो ये वो तमाम तरह के फंड्स इक्विटी और डेट में जहां पर आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी। देखिए, आप किसी भी एसेट क्लास में निवेश करें, कहीं ना कहीं जोखिम तो उठाना ही आपको पड़ेगा, लेकिन ऐसा जोखिम उठाएं जो कि आप सह पाएं, जो जोखिम आपको समझ में आए और उससे जोखिम से बचने के लिए आप रणनीति बना पाए। इस तरह से आपको अपने निवेश को प्लान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला और तमाम दर्शकों की सहायता की। थैंक यू।